नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CSS फन ट्रिक्स में। और हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 7 तक। हम लोगों ने चैप्टर 8 तक कवर कर लिया था और आज हम चैप्टर 9 और कुछ पार्ट चैप्टर 10 का भी कवर करेंगे। टॉपिक्स हम कवर करेंगे फाइल नंबर, जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर ड्राफ्टिंग, प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट कम्युनिकेशन एटसेट्रा और अदर टॉपिक जो कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट कम्युनिकेशन। ड्राफ्ट कम्युनिकेशन को प्रिपेयर करने के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए, देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू प्रिपेयर ड्राफ्ट फॉर अ सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस विद अ रिपीटेटिव नेचर फॉर विच स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन एग्जिस्ट। बी, फॉर कॉम्प्लेक्स केसेस द ड्राफ्ट कम्युनिकेशन नीड टू बी पुट अप फॉर कंसिडरेशन एंड अप्रूवल अलॉन्ग विद द नोट्स बाय इनिशिएटिंग लेवल ऑफिसर। सी, कंप्यूटर प्रिंट आउट ऑफ ड्राफ्ट इज टू बी सबमिटेड फॉर अप्रूवल। डी, ऑल ऑफ द अबव। एंड द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। अब जिन लोगों ने पुराने वीडियोस देख रखे हैं उनको ये चीज़ रिपीटेटिव लग रही होगी, क्योंकि ये चीज़ें पिछले वाले चैप्टर्स में भी कवर कर ली थी। तो लेकिन फिर भी हम लोग इस पार्ट में कवर किया है इनको। तो उसके दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। चैप्टर 9 में जो चीज़ है हमने सबको कवर किया है। दूसरा, जिन लोगों ने पुराने वीडियोज़ देख लिए हैं वो लोग इसको विदाउट एक्सप्लेनेशन अटैम्प्ट करो और वो देखो कि वो पुरानी नॉलेज के बेसिस पर इसको अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। और जो लोग नए हैं वो लोग इसको देख सकते हैं इजीली, लेकिन पुराने लोगों को इसको खुद से अटेम्प्ट करना है और फिर नहीं हो रहा तो फिर एक्सप्लेनेशन के थ्रू जा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, उनकी नॉलेज एनहेंस हो जाएगी और खुद की टेस्टिंग भी हो जाएगी। तो चलिए एक्सप्लेनेशन पार्ट पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 9, गाइडलाइंस on noting of communication. No draft is required to be prepared in simple and straightforward cases or those of repetitive nature for which standard forms of communication exist. पीछे वाले पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था, जैसे कोई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन होती है, जैसे कि स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट होती है या अदर जो होती है फॉर्म्स होती हैं। उसमें क्या होता है कि अगर आपको सिंपल केस आ रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड केस, आपको पता है इस पर क्या लाइन ऑफ एक्शन है। सपोज आपसे डेटा मांगा है, कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी है कि कितने RTI केसेस आपके पास आए हैं पिछले क्वार्टर में। अब इसमें क्या डिस्कशन की ज़रूरत है, सीधा केस है। तो आप स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट पे उसको डायरेक्ट प्रोसेस कर दोगे, तो उसके लिए किसी ड्राफ्ट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उसी में प्रोसेस कर दोगे। इससे क्या होगा, टाइम भी बचेगा और जो फाइल का जितनी फॉर्मेलिटीज़ बचती हैं आपको सारी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, वो सब चीज़ें आपकी एनर्जी भी सेव होगी। Such cases may be submitted to the appropriate officer with fair copies of the communication for signature। और फेयर कॉपीज़ के साथ डायरेक्ट आप सिग्नेचर के लिए भेजोगे। जैसे पॉलिसी डिसीजन में क्या होता है कि आप ड्राफ्ट कॉपी भेजते हो जिसमें कि ऑफिसर जो है उसमें करेक्शंस करता है, फिर करेक्शन के बाद आप उसको फेयर करते हो, फिर उसको साइन के लिए भेजते हो। बट यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है इतना कुछ करने की, क्योंकि पता है कि कोर्स ऑफ एक्शन क्लियर है। तो आप सिंपल फेयर कॉपी ही भेजोगे जिस पर साइन करके डायरेक्ट आ जाएगी और उसको इशू कर दोगे। In cases which are complex in nature or wherein proposed line of action or decision is not clear or having more than one option, the draft communication will be put up for consideration and approval along with the notes by the initiating level officer। अब जिसमें line of action clear नहीं है, अब जो कॉम्प्लेक्स केसेस हैं या जिनमें लाइन ऑफ एक्शन क्लियर नहीं है या जिनमें एक से ज़्यादा डिसीजन आ सकते हैं, तो उसमें क्या करोगे, उसमें डीलिंग ऑफिसर जो है वो डिसीजन खुद से नहीं ले सकता। तो क्या करेगा, वो ड्राफ्ट लेटर पुटअप करेगा। ड्राफ्ट लेटर के बाद जब ऑफिसर को लगेगा ये सही है या करेक्शन करना है, उसके बाद जब वो वापस करेगा जो फाइनल ड्राफ्ट होगा उसको इशू करेगा। लेकिन पहले केस में क्या था, डायरेक्ट फेयर कॉपी ही पुटअप की जा रही थी। आफ्टर फाइनल डिसीजन इज टेकन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ही मे हैव द फेयर कम्युनिकेशन मेड फॉर हिज सिग्नेचर और ऑथराइज इट्स issue under signature of an officer but not below the rank of an under secretary। अब क्या होता है कि फाइनल डिसीजन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होती है उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं कि आप लोगों ने अगर देखा हो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं लेटर्स को भी ऑब्जर्व किए होंगे, एक कुछ लेटर क्या होते हैं कि जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल से आ रहे हैं, कुछ लेटर अंडर सेक्रेटरी के लेवल से आ रहे हैं, कुछ लेटर जो है वो डिप्टी सेक्रेटरी के लेवल से आ रहे हैं। अब जो लेवल अंडर सेक्रेटरी का जो ड्राफ्ट आपके पास आया है, जो कम्युनिकेशन किया हुआ है, वो इसका मतलब ये नहीं है कि अंडर सेक्रेटरी ने ही उसे अप्रूव किया हुआ है। वो अप्रूव किया है जॉइंट सेक्रेटरी ने, लेकिन इशू किया है अंडर सेक्रेटरी ने। तो उसमें क्या होता है कि अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है, अप्रूव करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जॉइंट सेक्रेटरी, लेकिन उस पर सिग्नेचर करेगा अंडर सेक्रेटरी। तो इसमें क्या होता है कि सिग्नेचर अलग अथॉरिटी करती है और अप्रूव अलग अथॉरिटी करती है। तो और उसमें आप लैंग्वेज देखोगे तो उसमें लिखा रहता है आई एम डायरेक्टेड टू से, दैट मीन्स कि मुझे डायरेक्शन दिया गया करने के लिए। आई एम डायरेक्टेड टू स्टेट, यानी कि वो खुद उसको डायरेक्शन मिला है उस चीज़ को बताने के लिए, कन्वे करने के लिए। वो खुद से नहीं बता रहा, उसने अप्रूवल लिया हुआ है अंडर सेक्रेटरी ने। तो यहाँ पर क्या होता है कि जॉइंट सेक्रेटरी या जो अथॉरिटी होती है कॉम्पिटेंट, वो उसको अप्रूव कर देगी तो फिर सिग्नेचर के लिए चला जाएगा जो सिग्नेचर अथॉरिटी है। और अगर अप्रूविंग अथॉरिटी और सिग्नेचर वाली अथॉरिटी सेम है तो वो साइन करके ड्राफ्ट को आपके पास भेज देगा। All draft communication put up for approval must be specified accordingly by writing draft at the top center। अब जिस अथॉरिटी के पास भेज रहे हो ड्राफ्ट को, उसको कैसे पता चलेगा कि ये ड्राफ्ट लेटर है, फाइनल लेटर नहीं है? तो अब उसके ऊपर लिखोगे ड्राफ्ट या DFA, यूजुअली DFA लिखते हैं, ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल।
या फिर ड्राफ्ट लिखोगे ऊपर, उससे पता चल जाएगा ड्राफ्ट कॉपी है, ये फेयर कॉपी नहीं है, और फिर जो भी करेक्शन के बाद आ जाएगी फिर फाइनल फेयर कॉपी तैयार होती है उसके बेसिस पे। कंप्यूटर प्रिंट आउट ऑफ ड्राफ्ट इज टू बी सबमिटेड फॉर अप्रूवल। और जो है अब तो कंप्यूटर से ही सारे ड्राफ्ट जो है प्रिंट आउट ही निकलते हैं और उसी को करते हैं, हाथ वाला तो कोई चीज़ है नहीं, तो ये सिर्फ एमओपी का पार्ट था इसलिए मेंशन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, the draft of letters having crucial policy where the drafts have been changed by senior officer in the process of movement of files upwards barring grammatical corrections should also form a part of the correspondence portions। ए ट्रू बी फॉल्स। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कोई ऐसा जो लेटर है जिसमें पॉलिसी डिसीजन है, क्रूशियल पॉलिसी डिसीजन है, और ड्राफ्ट जो डीलिंग ऑफिसर ने पुटअप किया था उसको सीनियर ऑफिसर ने चेंज कर दिया है फाइल मूवमेंट के टाइम पे, और उसमें जो है अब जो जो ड्राफ्ट का करेक्शन कर दिया, पुराना वाला ड्राफ्ट तो बेकार हो गया ना, उसके बेसिस पे आपने दूसरा ड्राफ्ट तैयार कर दिया। आपने एक ड्राफ्ट भेजा था उसमें करेक्शन कर दिए, करेक्शन के बाद आपने फाइनल ड्राफ्ट जो दूसरा तैयार कर दिया। जो पुराना वाला ड्राफ्ट था जिसमें करेक्शन किया था, क्या वो कॉरेस्पॉन्डेंस का पार्ट रहेगा या नहीं रहेगा? ए ट्रू बी फॉल्स एंड द राइट आंसर इज ए ट्रू। बिल्कुल वो भी उसका पार्ट रहेगा, जो करेक्शन किया ऑफिसर ने वही फाइल में लगेगा। The drafts of letters having crucial policy, financial and vigilance implication where the drafts have been changed by senior officer in the process of movement of the files upwards barring grammatical correction should also form a part of the correspondence portion। ठीक है, जो भी लेटर होगा उसका correspondence portion में उसको लगाएंगे, उसकी भी correspondence में नंबरिंग होगी, 22C 23C जो भी नंबर होगा वो लगाया जाएगा। The officer approving the issue of draft his initial with the date on the draft if necessary after editing। और जो ऑफिसर उसको ड्राफ्ट को इसमें चेंजेस कर रहा है वो उस पर साइन और डेट भी डालता है कि इस डेट को मैंने इसमें करेक्शन किया है, चेंज किया है। अब ये क्यों होता है, इसका रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होता है कि अगर मान लो कोई फाइल नॉर्मल कोर्स में चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक नॉर्मल रूटीन कोर्स है। सपोज कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन, जैसे हम बात करते हैं कोल ब्लॉक का अलॉटमेंट हुआ, बाद में पता चलता है 2 साल बाद इसमें तो घोटाला हुआ है, इसमें तो करप्शन इन्वॉल्व है। अब फाइलों को खोला जाएगा, फाइलों को खोल के देखा जाएगा कि ऑफिसर ने कोई गलत पॉलिसी को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर लिया, गलत डिसीजन दे दिया। अब उस टाइम पे ये चीज़ चेक की जाएगी कि इसने मतलब इसके पास फैक्ट्स नहीं थे, इनोसेंटली कुछ गलत डिसीजन दे दिया, या इसने इंटेंशनली दिया था। अब उस केस में क्या होगा कि आपने जो कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन में जो रखा हुआ करेक्शन वाला ड्राफ्ट है उसको आपने चेक किया, आपने देखा कि डीलिंग ऑफिसर ने तो बिल्कुल रूल के अकॉर्डिंग सही से पुटअप किया था, इसने इसको करेक्शन किया है, चेंज करवाया है और खुद से गलत डिसीजन दिया। इसका मतलब क्या है, इस बंदे के, इस ऑफिसर के दिमाग में कुछ ना कुछ गड़बड़ थी और इसने जानबूझ के ऐसा किया है। तो इससे क्लियर ये प्रूव हो जाएगा कि इस ऑफिसर की गलती है जानबूझ के। अब अगर कोई करेक्शन वाला पेज नहीं होगा तो हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि इसने इनोसेंटली किया, क्योंकि हमें फिर पता नहीं चल पाएगा कि डीलिंग ऑफिसर ने पुटअप किया था, क्या पुटअप किया था, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। इसलिए सबको रखा जाता है जिससे कि हम ट्रेस कर सकें बैक में। अब ग्रामेटिकल करेक्शन वालों को नहीं रखा जाता, क्योंकि ग्रामेटिकल करेक्शन वालों ने इस का आर कर दिया या आई का ही या शी कर दिया, उससे क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। अब जो भी स्क्रूटनाइज करेगा पुरानी फाइल को वो सिर्फ ग्रामर थोड़ी चेक करने बैठा है, तो इसलिए फालतू फाइल जो है बल्कि हो जाएगी। तो उस चीज़ को अवॉइड करके जो चेंजेस होते हैं, जो कंटेंट को चेंज करते हैं, उसको हम कॉरेस्पॉन्डेंस पार्ट में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ई फाइल सिस्टम। अब ई फाइल सिस्टम के बारे में बताना है। 1, इन द ई फाइल सिस्टम देयर इज अ प्रोविजन फॉर इनिशिएटिंग अ ड्राफ्ट एट एनी लेवल इन द हायरार्की and getting it approved by any level with a predefined approver respectively. 2, there is also a provision to initiate a draft without a file in case of received. 3, once the draft is approved, changes can be made in the draft content by only higher authority. Options A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only, D all of the above, and the right answer is A 1 and 2 only। यानी कि थर्ड वाला जो है ड्राफ्ट में चेंजेस बाय हायर अथॉरिटी या रॉन्ग स्टेटमेंट, एक बार ड्राफ्ट को फाइनली अप्रूव कर दिया तो फिर उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता, वो फाइनल हो जाता है। इन द ई फाइल सिस्टम देयर इज प्रोविजन फॉर इनिशिएटिंग द ड्राफ्ट एट एनी लेवल इन द हायरार्की एंड गेटिंग इट अप्रूव्ड एंड साइंड बाय एनी लेवल विद अ प्री डिफाइंड अप्रूवर एंड सिग्नेटरी रोल रिस्पेक्टिवली। अब ई ऑफिस में क्या होता है, ई फाइल में कोई भी जो हायरार्की में होता है उसके पास अथॉरिटी होती है को ड्राफ्ट को जो है अप्रूव कर सकते हैं और साइन कर सकते हैं। जो भी अथॉरिटी होगी वो अपने हिसाब से देख लेगी, लेकिन उनको अप्रूवर और सिग्नेटरी 2 रोल दिए जाते हैं, अप्रूवर और सिग्नेटरी। अब डीलिंग एंड को वो रोल नहीं मिलेगा, क्योंकि डीलिंग एंड के पास जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है या फिर कोई SSA है, जैसे UDC बोलते हैं, उनके पास
फाइल पुटअप करने की अथॉरिटी है, वो ड्राफ्ट को इशू नहीं कर सकते या ड्राफ्ट को अप्रूव नहीं कर सकते, तो उनको अप्रूवर वाला राइट नहीं मिलेगा। तो उनके जो ई ऑफिस में जब दिखेगा अप्रूवल वाला बटन, वो डिसेबल होगा, लेकिन सेक्शन ऑफिसर के में दिखेगा, अगर सेक्शन ऑफिसर को अथॉरिटी है। अंडर सेक्रेटरी के में दिखेगा। ऐसे ही अप्रूवल एक होता है सिग्नेटरी, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि अप्रूविंग अथॉरिटी और सिग्नेटरी जो है डिफरेंट हो सकते हैं। तो जिसको भी चाहना होगा वो सिग्नेटरी कर देगा, वो सिग्नेटरी रोल साइन होता है। लेकिन डीलिंग हैंड को तो वो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि डीलिंग हैंड के साइन से तो कोई भी लेटर इशू नहीं होता, तो इसलिए उसके लिए वो डिसेबल रहेगा। तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, सिग्नेटरी रोल और अप्रूविंग रोल, और उसके बाद उस हायरार्की में कोई भी उस ड्राफ्ट को इनिशिएट कर सकता है। देयर इज ऑल्सो अ प्रोविजन टू इनिशिएट अ ड्राफ्ट विदाउट अ फाइल इन केस ऑफ रिसीव्ड रिसीट। ठीक है, बिल्कुल, अगर आप चाहो तो बिना रिसीट जो है ड्राफ्ट को इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है, बिना किसी फाइल के। सपोज आपसे उन्होंने डेटा मांगा, आपके पास आपके कोऑर्डिनेशन सेक्शन से एक लेटर आता है, कम्युनिकेशन आया, ओएम आया कि एडमिनिस्ट्रेशन के पास आया कि इस साल जो रिक्रूटमेंट हुए हैं एमटीएस कैडर में कितने लोगों को आपने ज्वाइन कराया है, उसमें एससी कैटेगरी के कितने और एसटी कैटेगरी के कितने हैं। आपने सिंपल उसी पर डेटा दे दिया, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज्वाइंड इन एमटीएस कैडर 12, 1 एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी 2, बस दे दिया, रिप्लाई कर दिया, वापस हो गया काम। उसके लिए क्या फाइल पुटअप करना, तो इसलिए ये प्रोविजन भी होता है। वंस द ड्राफ्ट इज अप्रूव्ड नो चेंज कैन बी मेड इन द ड्राफ्ट कंटेंट बाय एनी अथॉरिटी। देयर इज ऑल्सो ऑप्शन फॉर अपेंडिंग ई साइन डिजिटल सिग्नेचर बाय द सिग्नेटरी। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन तो होता ही है, और एक बार फाइल को साइन कर दिया, अप्रूव कर दिया, फिर उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। इफ़ नेसेसरी द फाइल हैज़ टू बी रिसबमिटेड फॉर अमेंडमेंट्स ऑफ द अप्रूव्ड ड्राफ्ट। ठीक है, अगर आपको ड्राफ्ट में चेंज करना है तो फिर आपको फाइल को रीसबमिट करना पड़ेगा विद रीजन कि पहला वाला ड्राफ्ट क्यों इशू किया गया था, और उसके बाद उसको री इशू किया जाएगा या फिर कोरिएंडम निकलेगा उसका, लेकिन उस ड्राफ्ट में करेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर ड्राफ्टिंग। ठीक है, ड्राफ्टिंग के रिगार्डिंग जनरल इंस्ट्रक्शन है, कौन सा करेक्ट बताना है। 1, a draft should carry the message sought to be conveyed in a clear, concise and unambiguous language. 2, lengthy sentences, abruptness, redundancy, etc. should be avoided. 3, official communication emanating from the ministry and purporting to convey the views of the government of India must express to have been written under the direction of the government. Options are A, 1 and 2 only, B, 1 and 3 only, C, 2 and 3 only, D, all of the above, and the right answer is डी ऑल ऑफ द अबव। अब इस क्वेश्चन को भी जिन लोगों ने पुराने वीडियोस देखे हैं इजीली उन्होंने अटेम्प्ट कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस हो चुकी हैं, फिर भी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर ड्राफ्टिंग। अ ड्राफ्ट शुड कैरी द मैसेज शॉट टू बी कन्वेड इन अ लैंग्वेज दैट इज क्लियर, कंसाइज एंड अनएम्बिगुअस। कौन कौन सी चीज़ें, लैंग्वेज एकदम क्लियर होना चाहिए, आप कोई बहुत ज़्यादा उस लैंग्वेज को ब्यूटीफुल बनाने के लिए हैवी हैवी वर्ड्स नहीं डालने हैं आपको। ठीक है, बहुत जैसे शशि थरूर वाली लैंग्वेज को यूज़ नहीं करना, सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। कंसाइज, जितना छोटा हो सके जो आपकी बात को कन्वे कर दे, अननेसेसरी लेंथी नहीं रखना। और अनएम्बिगुअस, जो आप लिख रहे हो उसकी एक ही मीनिंग निकलनी चाहिए, डिफरेंट मीनिंग्स नहीं निकलनी चाहिए, उसमें इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में होना चाहिए। लेंथी सेंटेंसेस, एब्रप्टनेस एंड रिडंडेंसी, सर्कमलोक्यूशन, सुपरलेटिव्स एंड रिपीटेशन वर्ड्स, वेदर ऑफ वर्ड्स, ऑब्जर्वेशन और आइडियाज शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो कि उसको अननेसेसरी के कॉम्प्लिकेटेड कर रही है। इफ अनअवॉइडेबल, lengthy communications are generally concluded with summary specifying the actions if any expected from the addressee। और अगर आपको लगता है कि कोई ड्राफ्ट ऐसा है जिसमें कि आप प्रॉब्लम ये है आपकी कि उसमें आप कर नहीं सकते हो, उसकी लैंग्वेज आपको कॉम्प्लेक्स रखनी ही पड़ेगी, वो उसका नेचर ही ऐसा है, तो फिर उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, उसमें आप उसकी समराइज़ कर दोगे साथ में नीचे, और उनसे क्या एक्सपेक्टेड है ये लिख दोगे। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो एड्रेसी होता है उसको लग रहा है बहुत ज़्यादा, वो अपने को कनेक्ट नहीं कर पा रहा, वो सीधे समरी में जाता है और समरी में जाके उससे क्या एक्सपेक्टेड है वो देख लेता है। जब वो देख लेता है फिर उसको पढ़ लेता है, उसको लगता है कोई उससे रिलेटेड क्या क्लॉज है, उसको एक बार उसकी स्कैनिंग कर लेता है, तो इस तरह से काम हो जाता है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन इमेनेंटिंग फ्रॉम मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट एंड पर्पटिंग टू convey the views or orders of the government of India must specifically be expressed to have been written under the directions of the government। अगर कोई भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो और आप कोई भी इंस्ट्रक्शन इशू कर रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आपको लिखना पड़ेगा द हैव बीन रिटन अंडर द डायरेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, कि ये आप गवर्नमेंट के बिहाफ पर इसको कन्वे कर रहे हो, ये आप मेंशन करोगे। यूजुअली आप लेटर्स देखोगे तो आपने नीचे देखा होगा दिस इश्यूज विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, या फिर अगर आपने लैंग्वेज देखी होगी रिजोल्यूशन वगैरह की तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड, आप इस तरह से करोगे। आपकी मिनिस्ट्री इशू कर रही है लेकिन आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आप डिसीजन ले रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बेस पर। द नंबर एंड डेट्स ऑफ द लास्ट कम्युनिकेशन इन द सीरीज, एंड इफ दिस इज नॉट फ्रॉम द एड्रेसी, हिज लास्ट कम्युनिकेशन ऑन द सब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी रेफर टू। अब जो भी लेटर होता है, आप कोई कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग पहले कॉरेस्पॉन्डेंस हो चुका है, उसको रेफर करते हो। सामने वाले से कॉरेस्पॉन्डेंस किया है तो विद रेफरेंस टू योर लेटर डेटेड सो एंड सो ऑन द सब्जेक्ट मैंशनड अबव, या फिर ऑन द सब्जेक्ट, उसमें सब्जेक्ट का नाम लिखोगे। या फिर अगर आप अपने लेटर को कर रहे हो तो इन कंटिन्यूएशन टू द लेटर रिसीव्ड फ्रॉम दिस मिनिस्ट्री दिस डिपार्टमेंट ऑन द सब्जेक्ट, ऐसे करके आप लिखोगे। तो आप उसको प्रीवियस जो सीरीज में रेफरेंसेस हैं उनको जरूर मेंशन करोगे। वेयर इट इज़ नेसेसरी टू रेफर टू अ सीरीज ऑफ कम्युनिकेशन, दिस शुड बी डन ऑन द मार्जिन ऑफ द ड्राफ्ट। अगर बहुत सारे कम्युनिकेशंस को आप मेंशन करना चाहते हो तो साइड में मार्जिनस होते हैं, वहाँ पर उनको आप मेंशन कर सकते हो। Question number 6, which of the following is the provision used for creating a draft in e-office? e-office में ड्राफ्ट क्रिएट करने के रिगार्डिंग कौन कौन सा प्रोविजन करेक्ट है? 1, in a template. 2, creating a word can be uploaded directly to the system. 3, typing directly on the editor of the draft. 4, copy and paste function from a compatible source. Options are A, 1, 2 and 3 only. B, 1, 3 and 4 only. C, 2, 3 and 4 only. D, all of the above, and the right answer is D, all of the above. सारे स्टेटमेंट सही हैं, इनमें किसी भी तरीके से आप जो है ड्राफ्ट को क्रिएट कर सकते हो। इन द ई फाइल सिस्टम देयर इज प्रोविजन फॉर क्रिएटिंग अ ड्राफ्ट इन अ टेम्पलेट। ठीक है, आप एक टेम्पलेट यूज़ कर सकते हो, उसमें अटैच कर सकते हो। ड्राफ्ट क्रिएटेड इन वर्ड कैन बी अपलोडेड डायरेक्टली टू द सिस्टम। उसमें एक ऑप्शन होता है अपलोड का, आप वहाँ से जाओगे, उसमें अब आपको ब्राउज करने का ऑप्शन देगा, फिर जहाँ भी आपकी लोकेशन है वहाँ लोकेशन पे जाओगे, लोकेशन से फाइल पे जाओगे, क्लिक करोगे और वो आपका अपलोड हो जाएगा। टाइपिंग डायरेक्टली ऑन द एडिटर ऑफ द ड्राफ्ट, ये सबसे पॉपुलर तरीका है। इसमें क्या है कि वो डायरेक्ट जैसे वर्ड फाइल पर टाइप करते हैं, डायरेक्ट ड्राफ्ट में ही टाइप कर लेते हैं। और नेक्स्ट है यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट फंक्शन फ्रॉम अ कंपेटेबल सोर्स। ठीक है, कंपेटेबल सोर्स का होता है MS वर्ड में ही करते हैं सब लोग यूज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, और वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, वो भी एक तरीका रहता है। तो चारों तरीके यूज़ हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इन द ई फाइल द फाइल नंबर इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द लेटर, यानी कि ई फाइल में फाइल नंबर ऊपर होता है। A ट्रू, B फॉल्स, एंड द राइट आंसर इज A ट्रू। बिल्कुल सीधी सी बात है कि जो फाइल में होता है सबसे ऊपर फाइल नंबर ही होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी ऊपर लिख के फाइल नंबर ही आता है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन माना जाएगा। If more than one communications are issued from the same file in the e-file, the differentiation is done by different issues number which appear on the left corner of the letter as well as in the table of correspondence of the file from which the issues are made. ठीक है, अगर एक ही फाइल से आप मल्टीपल ड्राफ्ट इशू कर रहे हो तो कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले ड्राफ्ट की हम बात कर रहे हैं? तो उसमें क्या इशू नंबर आ जाता है लेफ्ट साइड में, वहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, ड्राफ्ट नंबर 1 है, ड्राफ्ट नंबर 2 है, और साथ में एक टेबल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस होती है जिसमें कि नंबर मेंशन रहता है ड्राफ्ट का, वहाँ से भी उसको चेक हो जाएगा कि इस फाइल से इस डेट को 2 ड्राफ्ट इशू किए गए थे, हम पहले की बात कर रहे हैं दूसरे की कर रहे हैं। द फाइल नंबर इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ द लेटर, और फाइल नंबर जो रहेगा वो सबसे ऊपर रहता है। ई फाइल हो या फिजिकल फाइल हो, दोनों का फॉर्मेट सेम ही होता है और ऊपर ही प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस। ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, अ ड्राफ्ट शुड क्लियरली स्पेसिफाई द एनक्लोजर विच आर टू अकम्पनी द फेयर कॉपी। 2, द नेम, डेजिग्नेशन, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द ऑफिसर ओवर हुज सिग्नेचर द कम्युनिकेशन इज टू इशू शुड invariably be indicated on the draft. 3, urgency grading to the draft is to be so marked by an officer not lower in rank than a under secretary. 4, a flag DAFA is to be attached to the draft. Options are A, 1 and 2 only, B, 1, 2 and 3 only, C, 1, 2 and 4 only, D, all of the above, and the right answer is B, 1, 2 and 4 only। यानी कि थर्ड जो पॉइंट है हमारा, अर्जेंसी ग्रेडिंग जो है अंडर सेक्रेटरी से मार्क होनी चाहिए, रॉन्ग स्टेटमेंट ये सेक्शन ऑफिसर के लेवल पे होता है। एक बार देख लेते हैं। अ ड्राफ्ट शुड क्लियरली स्पेसिफाई द इनक्लोजर विच आर टू अकम्पनी द फेयर कॉपी। ठीक है, ड्राफ्ट में जो है इनक्लोजर्स की जो हम बात कर रहे हैं, पुराने कॉरेस्पॉन्डेंस हो या कोई भी रिपोर्ट हो जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो ड्राफ्ट में मेंशन होना चाहिए। ड्राफ्ट में जब लैंग्वेज होती है उसमें कहते हैं वी रेफर टू द रिपोर्ट रिसीव्ड ऑन सो एंड सो टॉपिक, ब्रैकेट में रख देते हैं एज एनक्लोजर। ठीक है, तो उसमें मेंशन होता है। शॉर्ट ऑब्लिक लाइन शुड बी ड्रॉन एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द मार्जिन्स फॉर रेडी रेफरेंस बाय द डीलिंग ऑफिसर
हु फेयर एंड कंपेयर द ड्राफ्ट विद द फेयर। साइड में जो मार्जिन्स होते हैं वहाँ पे शॉर्ट ऑब्लिक लाइंस में आप किसी भी रेफरेंस के रिगार्डिंग लिख सकते हो। द नंबर ऑफ इनक्लोजर्स शुड ऑल्सो बी इंडिकेटेड एट द एंड ऑफ द ड्राफ्ट ऑन द बॉटम लेफ्ट ऑफ द पेज। 10 ENCL इनक्लोजर डॉट 3, यानी कि इससे पता चल रहा है कि इसमें 3 इनक्लोजर हैं। तो ये कहाँ पे आएगा, जब आपने ड्राफ्ट पूरा लिख दिया, साइन भी हो गया, उसके नीचे लेफ्ट साइड है, बॉटम लेफ्ट में ENCL, ठीक है, लिख के आप लिख दे 3, 2, 4, जितना भी आपको लिखना है इनक्लोजर वो लिख दो। इससे सामने वाले को पता चल जाएगा कितने इनक्लोजर इसमें हैं। कोई इनक्लोजर मिसिंग होगा तो उसको पता चल जाएगा। इफ़ द कम्युनिकेशन इज टू बी डिस्पैच्ड बाय पोस्ट इज, अगर कोई कम्युनिकेशन बाय पोस्ट कर रहे हैं, अच्छा उससे पहले एक लाइन और है, इफ़ कॉपीज ऑफ एन इनक्लोजर रेफर्ड टू इन द ड्राफ्ट आर अवेलेबल एंड आर देयरफॉर नॉट टू बी फोटो कॉपीड, एन इंडिकेशन टू द इफेक्ट इज टू बी गिवन इन द मार्जिन ड्राफ्ट बिलो द रेलिवेंट ऑब्लिक लाइन्स। ठीक है, कोई इनक्लोजर ऐसा है जिसकी फोटोकॉपी नहीं की है, हमें पता है कि अवेलेबल होगा सामने वाले के पास, तो वो जो है रेलिवेंट ऑब्लिक लाइन्स में हम जो साइड की लाइन्स है उसमें लिख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है। जैसे अगर एग्जांपल की बात करते हैं कि एक मिनिस्ट्री का एम्प्लॉय जो है दूसरी मिनिस्ट्री में डेपुटेशन पर है, वहाँ पे उन्होंने कुछ मिसकंडक्ट किया और उनके ऊपर जो है मेजर पेनल्टी की इंक्वायरी चल रही है। अब मेजर पेनल्टी की इंक्वायरी में क्या होगा कि जो बोरिंग अथॉरिटी होती है, यानी जहाँ पे वो डेपुटेशन पर है, वो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन पेनल्टी लगाने के लिए उस फाइल को जो है वो लैंडिंग अथॉरिटी के पास भेज देते हैं, जो कि अथॉरिटी जहाँ से वो आया हुआ है वहाँ पे भेज देते हैं। तो उन्होंने पूरी प्रोसीडिंग्स करा ली और उसके बाद फाइल को भेज दिया। अब उसमें उन्होंने जैसे मान लो ड्राफ्ट में लिखा हुआ है कि द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग वन इनिशिएटेड अगेंस्ट सो एंड सो ऑफिसर अंडर रूल 14 ऑफ CCA कंडक्ट रूल्स। तो अब इसमें ये जरूरत तो है नहीं कि उसको दिखाने के लिए, कॉपी लगाने के लिए कि CCA रूल्स में जो है 1965 में कहाँ लिखा हुआ है कि इस पर रूल 14 में मेजर पेनल्टी लगती है, तो इसकी कॉपी लगाने की जरूरत तो है नहीं, ये तो अंडरस्टूड है, ये एक्ट तो उनके पास भी रखा हुआ है। तो उसमें क्या करेंगे, वो साइड में जो है लिख देंगे उसमें मार्जिन वाली लाइंस में कि अंडर CCA रूल्स 1965। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि वहाँ पर है, तो ऑब्लिक लाइंस में लिख जाएगा। इफ़ द कम्युनिकेशन टू बी डिस्पैच बाय पोस्ट, अगर कोई कम्युनिकेशन को आप पोस्ट भेज रहे हो और वो है इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट कौन से होते हैं, नोटिस कैंसिलिंग अ लाइसेंस और विदड्रॉइंग एन एग्जिस्टिंग फैसिलिटी। ठीक है, किसी लाइसेंस को कैंसिल कर रहे हो आप। एनक्लोज इज अ वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट, कोई वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है जैसे कि एग्रीमेंट है कोई, या सर्विस बुक है, या कोई सर्टिफिकेट है, उसको कर रहे हैं। तो इंस्ट्रक्शंस आर टू बी वेदर इट शुड बी सेंड थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट और इंश्योर्ड कवर टू बी गिवन बाय द ड्राफ्ट बाय द सेक्शन ऑफिसर कंसर्न विद द इशू। अब जो आप कम्युनिकेशन भेज रहे हो बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, सामने वाले पहुंचना बहुत जरूरी है, बीच में इसका लॉस नहीं हो जाए, तो आप क्या करोगे, सेक्शन ऑफिसर उस पर जो है ग्रेडिंग मार्क कर देंगे कि बाई रजिस्टर्ड पोस्ट और बाई स्पीड पोस्ट और इंश्योर्ड कवर। इंश्योर्ड कवर में क्या, इंश्योरेंस से कुछ पेमेंट कर दिया जाता है और उसकी गारंटी हो जाती है। फिर ड्राफ्ट इज टू बी प्रिपेयर्ड इन डबल स्पेस टू प्रोवाइड स्पेस बिटवीन द लाइंस फॉर एडिटिंग बाय ऑफिसर। जिस जो आप ड्राफ्ट पुटअप करते हो उसमें करेक्शंस ऑफिसर कहाँ करेगा, तो वो डबल स्पेसिंग में होता है, यानी कि एक लाइन आपने लिखी, उसके नीचे एक लाइन खाली है, उसके बाद फिर नेक्स्ट लाइन है, तो उसमें जो भी करेक्शंस करने होंगे ऑफिसर को उन स्पेसिस में जो है कर सकता है करेक्शन। Urgency grading to the draft is to be so marked by or under the orders of an officer not lower in rank than a section officer। अर्जेंसी ग्रेडिंग कौन मार्क करता है, सेक्शन ऑफिसर। अब देखो क्वेश्चन में था कि ब्रांच ऑफिसर या अंडर सेक्रेटरी। अब जब फाइल जो है, लेटर जो है इशू हो रहा है सेक्शन के लेवल से, तो ये तो अंडरस्टूड है ना कि सेक्शन ऑफिसर करेगा। ऐसा तो नहीं कि अर्जेंसी ग्रेडिंग के लिए हम फाइल को पुटअप करेंगे अंडर सेक्रेटरी के पास कि आप इसमें अर्जेंसी ग्रेडिंग कर दो, ये तो सेक्शन डिसाइड करता है कि इसकी कितनी अर्जेंसी है, तो सेक्शन ऑफिसर के लेवल पे हो जाता है। द नेम, डेजिग्नेशन, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द ऑफिसर्स ओवर हुज सिग्नेचर द कम्युनिकेशन इज टू इशू शुड इनवेरिएबली बी इंडिकेटेड ऑन द ड्राफ्ट। ड्राफ्ट में जिस ऑफिसर से इशू हो रहा है उसका नाम, डेजिग्नेशन, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ मेंशन रहता है। इट वुड बी बेनिफिशियल टू इंडिकेट द टेलीफोन नंबर एंड द फैक्स नंबर ऑफ द पर्सन टू हुम द कम्युनिकेशन इज बीइंग एड्रेस। अगर आप एड्रेस दी का फ़ोन नंबर और फैक्स नंबर भी डाल देते तो और अच्छा हो जाता है। अगर लेटर को पहुँचाने में कोई दिक्कत आ रही है किसके पास, तो फ़ोन पर बात करके वहाँ पर किया जा सकता है उसको मैनेज। इफ़ 2 or more drafts are submitted on a file, the draft as well as the flags attached thereto will be marked as DFA1, DFA2, DFA3 and so on। आपने मल्टीपल ड्राफ्ट को पुटअप किया हुआ है एक ही फाइल से, तो अब DFA1, DFA2 और उस पर लिखोगे फाइल में DFA1 इज रिगार्डिंग दिस फॉर अप्रूवल ऑफ DFA1 दिस फॉर अप्रूवल ऑफ सो एंड सो मैटर मेंशन्ड इन पैरा सो एंड सो एज पर DFA2 एंड सो ऑन। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ऑथेंटिकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स। गवर्नमेंट ऑर्डर्स के ऑथेंटिकेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। ए,
all orders and other instruments are made and executed in the name of the president and signed by an officer above the rank of under secretary. B, the power to make orders, notification, etc. is conferred by a statute of the government of India. C, both A and B. D, none of the above and the right answer is B. यानी कि A स्टेटमेंट है या रॉन्ग स्टेटमेंट, एक बार देख लेते हैं. Authentication of government orders. All orders in the name of the president should be signed by an officer having regular or ex officio secretariat status of and above the rank of under secretary. यानी कौन साइन कर सकता है उसको, या तो अंडर सेक्रेटरी की रैंक का या अबव द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी. और क्वेश्चन में क्या था, अबव द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी, इसमें ऑफ नहीं था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत था. तो यानी कि प्रेसिडेंट के नाम पे जो ऑर्डर निकलते हैं उनको या तो अंडर सेक्रेटरी या उससे ऊपर के ऑफिसर कोई भी साइन कर सकता है जिसको अथॉरिटी दे रखी है. अदर स्पेसिफिकली अथोराइज टू ऑथेंटिकेट सच ऑर्डर्स, या फिर कोई ऑफिसर जिसको अथॉरिटी दे रखी है. Where the power to make orders, notification, etc. is conferred by an statute of the government of India. Such orders and notification will be expressed to be made in the name of the government of India. अगर कोई भी स्टैट्यूट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के व्यापक किया जा रहा है तो नेम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के व्यापक किया जाएगा. जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था रिगार्डिंग रिजोल्यूशन. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोई पॉलिसी बनाई है, कोई कमेटी बनाई है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज कंसिडर दिस कमेटी या फिर कोई भी लैंग्वेज जो है यूज़ कर सकते हैं वो. क्वेश्चन नंबर 10. No communication other than that of a classified nature or demi-official letter should be addressed to an officer by name. यानी कि DO लेटर को छोड़ के या फिर क्लासिफाइड नेचर की लेटर को छोड़ के किसी को भी बाई नेम एड्रेस नहीं किया जा सकता. A ट्रू, B फॉल्स एंड द राइट आंसर इज B फॉल्स. एक बार देख लेते हैं. कम्युनिकेशन एड्रेस और मार्क टू एन ऑफिसर बाई नेम. कौन कौन सी कम्युनिकेशन है जो कि हम एड्रेस करते हैं बाई नेम या फिर मार्क करते हैं बाई नेम किसी ऑफिसर को. 1 क्लासिफाइड नेचर, 2 डेमी ऑफिशियल लेटर्स, ये तो हम लोगों ने देखे थे. 3 पर्सनल अटेंशन लेटर्स ऑफ स्पेशल नेचर, अर्जेंसी और इम्पोर्टेंस और बिकॉज सम ग्राउंड्स हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड बाई पर्सनल डिस्कशन विद हिम. यानी कि कोई ऐसा लेटर है जो कि उसका पर्सनल अटेंशन चाहिए जिस पर उससे पहले ही ऑलरेडी डिस्कशन कंटिन्यू है, गोइंग ऑन है, तो उसको भी हम बाई नेम डिस्कस कर सकते हैं, उसको एड्रेस कर सकते हैं. तो इसलिए वो क्वेश्चन हमारा गलत था, उसमें सिर्फ 1 and 2 के बारे में दिया हुआ था. इन सच केसेस द कम्युनिकेशन इज टू बी एड्रेस टू द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड अटेंशन KMXYZ डिप्टी सेक्रेटरी ब्रैकेट POL यानी पॉलिसी इज रिटेन्ड अबव सब्जेक्ट. ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं कि अटेंशन ATTN लिख के या फिर अटेंशन लिख के और बाई नेम उनको एड्रेस कर देते, तो वो लेटर जो है डायरेक्ट उनको ही जाता है. क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ड्राफ्टिंग ऑफ डेमी ऑफिशियल लेटर. DO लेटर की ड्राफ्टिंग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है. DO लेटर हमने पहले अच्छे से डिस्कस कर लिया है, तो जिन लोगों ने पुराने वीडियो देखे हैं वो लोग इसको अटैम्प्ट करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने लोगों का आंसर सही निकला था बिना ऑप्शन को देखे हुए. 1. The DO letter uses the format I noticed rather than it is noticed. 2. A DO letter should preferably not exceed 1 page. 3. The color code and use of national emblem on DO letter will be as per instructions issued by the Ministry of Home Affairs. 4. More usage of passive voice is to be preferred. Options are A 1 and 2 only, B 1 2 and 3 only, C 1 2 and 4 only, D all of the above and the right answer is B 1 2 and 3 only. यानी फोर्थ स्टेटमेंट गलत है. इसमें एक्टिव वॉइस का यूज़ होता है क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है. ड्राफ्टिंग ऑफ DO लेटर. एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ राइटिंग अ डेमी ऑफिशियल लेटर इज टू इन्वाइट द पर्सनल अटेंशन ऑफ द एड्रेसी. तो ये किसके लिए होता है, पर्सनल अटेंशन के लिए, यानी कि 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है. द स्टाइल ऑफ राइटिंग शुड बी डायरेक्ट, पर्सनल एंड फ्रेंडली. तो जैसे आप अपने दोस्त से बात करते हो तो उसमें क्या कहते हो, आई नोटिस वर्ड यूज़ करते हो. इट इज़ नोटिस यूज़ नहीं किया जाता, ये किया जाता है फॉर्मल कम्युनिकेशन में. जैसे आप एक सर्वेंट अपने मालिक से बात करता है तो कैसे करता है वो बात, सर ऐसा हो गया है, ऐसे किया गया है. लेकिन जब आप फ्रेंड से बात करते हो तो कैसे करते हैं, यार मैंने ऐसे कर दिया है. तो बिल्कुल वही इसमें यूज़ करते हैं कि DO लेटर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है तो आई नोटिस होगा, और इसको फर्स्ट पर्सन में करते हैं हमेशा. तो मोर यूसेज ऑफ एक्टिव वॉइस इज टू बी प्रेफर्ड. ठीक है, एक्टिव वॉइस का यूज़ होता है. द कलर कोड एंड यूज ऑफ नेशनल एम्ब्लेम ऑन द DO लेटर विल बी एज पर द इंस्ट्रक्शंस इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. ठीक है, जिन लोगों ने ABR यानी एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स पढ़ रखे हैं उनको पता होगा कि नेशनल एम्ब्लेम्स का जो मैटर होता है उसको डील करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और ऐसे ही कलर कोड जो होते हैं वो भी DO लेटर के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ही डिस्कस करते हैं. हम लोगों ने इसको अभी ABR को कवर नहीं किया है, बट अगर आप लोगों ने कहीं और से पढ़ रखा है तो उनको पता होगा. ठीक है, एग्जाम्पल है आई नोटिस रादर देन इट इज नोटिस. अ DO लेटर शुड प्रेफरेबली नॉट एक्सीड 1 पेज. ठीक है, यूजुअली 1 पेज का ही होता है. इफ द मैसेज टू बी कन्वेड इन इज लेंथी इट इज बेटर टू कंडेंस इट इनटू 1 पेज
इन अ फ्यू स्मॉल पैराग्राफ्स, ठीक है, कंडेंस करके इसे एक पेज में करने की कोशिश करो। द डिटेल आर्गूमेंट्स कैन बी सेट आउट इन अपेंडिसेस, और आपको और इन्फॉर्मेशन को डिटेल्स में ना डिस्कस करना, उसमें अपेंडिसेस अटैच कर दो, लेकिन जो लेटर का फ्लो है वो एक पेज का ही होना चाहिए। द ड्राफ्ट डीओ लेटर इज टू बी फेयर्ड बाय द पर्सनल स्टाफ ऑफ द ऑफिसर हु साइंस इट। इस बात को याद रखना कि डीओ लेटर जो होता है वो पर्सनल एसेट होता है किसी भी ऑफिसर की, तो उसको जो फेयर करने की जिम्मेदारी होती है पर्सनल सेक्शन की होती है, पर्सनल स्टाफ की होती है, ठीक है। अगर कोई सेक्शन जैसे पुटअप करता है इसके रिगार्डिंग, डीओ लेटर के रिगार्डिंग, उन्होंने फॉर्मेट लिख के भेज दिया, अब उसमें कुछ भी फेयर करके और उसको फाइनल करके भेजना है तो पर्सनल स्टाफ करेगा, वापस सेक्शन में नहीं आएगा, सेक्शन में फाइनल इशू होने के बाद ही उसकी कॉपी आती है डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी मैपिंग रिगार्डिंग इशू ऑफ कम्युनिकेशंस। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैपिंग के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1. The primary responsibility to fair copying the draft approved by the competent authority is of dealing officer. 2. Fair copying the draft demi-official letter approved by the competent authority is the primary responsibility of personal staff of the officer signing the DO letter. 3. Section officer primarily ensure that all enclosure are attached to the draft. Options are A1 and 2 only, B2 and 3 only, C1 only, D all of the above, and the right answer is A1 and 2 only. यानी कि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। इसको एनक्लोजर्स को चेक करने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डीलिंग ऑफिसर की होती है जिसने फाइल को पुटअप किया है। सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेक्शन ऑफिसर की। एक बार देख लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मैपिंग रिगार्डिंग इशू ऑफ कम्युनिकेशंस। फेयर कॉपिंग द ड्राफ्ट अप्रूव्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है, अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने किसी ड्राफ्ट को अप्रूव किया है तो उसकी फेयर कॉपी कौन करेगा, डीलिंग ऑफिसर। और सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, सेक्शन ऑफिसर की। फेयर कॉपिंग द डेमी ऑफिशियल लेटर्स, अब डीओ लेटर की अगर बात करेगी तो कौन उसको फेयर कौन करेगा, पर्सनल स्टाफ ऑफ द ऑफिसर साइनिंग द लेटर। और सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी डीलिंग ऑफिसर की, क्योंकि फाइल जो है फाइनल लगने के बाद डीलिंग ऑफिसर के पास आती है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अगर किसी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन को अप्रूव किया हुआ है तो उसकी फेयर कॉपी लगाएगा डीलिंग ऑफिसर, लेकिन डीओ लेटर है तो एक बार डीलिंग ऑफिसर ने पुटअप कर दिया तो वो जिम्मेदारी है पर्सनल स्टाफ की हो जाती है। यहाँ पर डिफरेंस समझना जरूरी है। एंश्योर दैट ऑल एनक्लोजर्स आर अटैच टू द ड्राफ्ट, और ड्राफ्ट के साथ सारे अटैच इनक्लोजर लगे हुए किसकी जिम्मेदारी होती है, डीलिंग ऑफिसर, क्योंकि डीलिंग ऑफिसर ने ही फाइल को पुटअप किया है तो उसकी जिम्मेदारी होती है। और सेकेंडरी होती है सेक्शन ऑफिसर की। सेकेंडरी मतलब उसको चेक करना है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले ने अपना काम ढंग से किया है कि नहीं किया है, तो वो सेक्शन ऑफिसर की रहती है। क्वेश्चन नंबर 13, docketing and referencing of office copy and safe custody of the file is the primary responsibility of dealing officer. A true, B false, and the right answer is A true। बिल्कुल ठीक बात है। डॉकेटिंग और रेफरेंसिंग की जो होता है सेफ कस्टडी में रखना ऑफिस कॉपी को, वो सब जिम्मेदारी होती है डीलिंग ऑफिसर की। एक बार देख लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी मैपिंग के रिगार्डिंग। अब देखो पॉइंट नंबर 4 एंड 5 ऊपर के दो पॉइंट हैं, उन दोनों में रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनल स्टाफ की, और दोनों किसके रिगार्डिंग है, डीओ लेटर के रिगार्डिंग, ठीक है। इशू ऑफ फेयर कम्युनिकेशन फैक्स ईमेल है एक, और दूसरा है फेयर डेमी ऑफिशियल लेटर विद इनक्लोजर, ठीक है। ये सब जिम्मेदारी तो पर्सनल स्टाफ की होगी। और नीचे के तीनों हैं डीलिंग ऑफिसर के, तो वो कौन कौन से हैं। इन 6 नंबर पे इन कम्युनिकेशन इज टू बी इशूड थ्रू द सेंट्रल इशू सेक्शन, ठीक है। सेंट्रल इशू सेक्शन के थ्रू करेंगे तो भी डीलिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है, और अगर डीओ लेटर है तो पर्सनल स्टाफ के थ्रू रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ऑफिस कॉपीज़ को रिटर्न रखना किसकी जिम्मेदारी है, डीलिंग ऑफिसर की। फाइल जब हो जाती है, अप्रूव हो जाती है, ड्राफ्ट इशू करते हैं तो उसकी एक कॉपी अपने पास रखनी है, ऑफिस कॉपी साइन लेके, वो डीलिंग ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और डॉकेटिंग एंड रेफरेंसिंग ऑफ ऑफिस कॉपी जो है उसकी रेफरेंसिंग करके मार्क करके रखना उसको नोट वगैरह में, उस जिम्मेदारी भी डीलिंग ऑफिसर की होती है प्राइमरी लेवल पे। क्वेश्चन नंबर 14, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटी मैपिंग रिगार्डिंग इशू ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैपिंग के रिगार्डिंग एक और क्वेश्चन है। 1, आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर द डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शंस द सेक्शन ऑफिसर विल अपलोड द अप्रूव्ड वर्जन ऑफ इन द प्रगति। 2, departmental instructions are to be issued to the central issue section regarding use of window type communication to be sent by registered post, speed post, etc. 3, the section officer is to scrutinize the section dispatch register once a month. Options are A1 and 2 only, B2 and 3 only, C1 only, D all of the above, and the right answer is A1 and 2 only। यानी कि थर्ड वाला जो है सेक्शन ऑफिसर टू स्क्रूटनाइज सेक्शन डिस्पैच रजिस्टर वंस मंथ इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हमने पीछे डिस्कस किया था, ये वंस अ वीक होता है। एक बार देख लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस ऑफ फॉर ड्राफ्टिंग। आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज पर द डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस द सेक्शन ऑफिसर विल अपलोड द अप्रूव्ड वर्जन, ठीक है। जब क्या होता है कि अप्रूवल हो जाता है तो कुछ पोर्टल्स पे अप्रूव करने पड़ते हैं, उसके जिससे रिगार्डिंग मैटर होता है। कुछ को प्रगति पे करना होता है, पीएम प्रगति जो होता है, ई समीक्षा पे करना होता है, जो ग्रीवेंस से रिलेटेड होता है उनको सीपी ग्राम पे करना होता है, ठीक है। ऑनलाइन कंप्यूटर मॉनिटरिंग सिस्टम OCMS पे करना होता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के रिगार्डिंग जिसमें स्टैटिस्टिक्स का डेटा इन्वॉल्व होता है, ठीक है।
प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप्स पे करना होता है, पीएमओ की साइट पर करना होता है या अदर पोर्टल्स पे करना होता है। स्क्रीनशॉट ऑफ द पोर्टल और प्रिंटेड कॉपी ऑफ द अपलोडेड वर्जन इज रिटेन्ड एज ऑफिस कॉपी, ठीक है, जो पोर्टल का स्क्रीनशॉट भी अपने पास रखना होता है। डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस आर टू बी इशूड टू द सेंट्रल इशू सेक्शन रिगार्डिंग द यूज ऑफ विंडो टाइप और ऑर्डिनरी एनवेलप। अब कुछ एनवेलप आप लोगों ने देखे होंगे, उसमें एक पॉलिथीन सी लगी रहती है, उसके अंदर एड्रेस दिख रहा होता है, नाम दिख रहा होता है, और कुछ एनवेलप ऐसे होते हैं जिसमें अंदर का ड्राफ्ट का कुछ भी नहीं दिखता। तो ये भी एक, इसके लिए भी रूल्स इशू होते हैं, और वो जो है डिपार्टमेंट इशू करता है सेंट्रल इशू सेक्शन को, एक कौन से मैटर पे उनको दिखाना है उसका ड्राफ्ट के बारे में, जो लिख रहा है अंदर का मैटर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और दूसरा जिसमें नहीं दिख रहा, ठीक है। कम्युनिकेशन टू बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट, स्पीड पोस्ट, और ये भी लिखना है कि किस कौन सी पोस्ट के थ्रू कौन सा लेटर भेजना है, ये भी इंस्ट्रक्शन इशू किया जाता है, एक्सेट्रा। इसके अलावा रबर स्टैंपिंग द ऑफिस कॉपी ऑफ द कम्युनिकेशन, ठीक है, क्योंकि जो भी ऑफिस कॉपी होती है उस पर रबर स्टैंप लगी रहती है जिस पर लिखा रहता है ऑफिस कॉपी। सेग्रीगेटिंग दोज टू बी सेंड बाय फॉरेन पोस्ट फ्रॉम द रेस्ट, ठीक है, जो फॉरेन पोस्ट वाले को अलग करना, ये सारे इंस्ट्रक्शन जो है वो डिपार्टमेंट इशू करता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इशू ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल नोट्स। इंटर डिपार्टमेंटल नोट भी पहले डिस्कस हो चुका है, आप लोग फिर से अटेम्प्ट करना खुद से। 1, फेयर सेल्फ कंटेंट इंटर डिपार्टमेंटल नोट्स आर इशूड इन द same manner as any other communication. 2, interdepartmental notes sought to be recorded on file are fair typed in the sections concerned but dispatched through the central issue section. 3, before sending the file for dispatch, the dealing officer in the section has to mark the movement in the file movement register. 4, in respect of section's own files, prepare a challan in duplicate and place one copy on the file. Options are A1 and 2 only, B2 and 3 only, C1, 2 and 4 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above। सारे स्टेटमेंट सही हैं आईडी नोट के रिगार्डिंग। इनमें से कैसे करते हैं इंटर डिपार्टमेंटल नोट्स के इशू के रिगार्डिंग? मार्क द मूवमेंट इन द फाइल मूवमेंट रजिस्टर इन द केस ऑफ सेक्शंस ओन फाइल एंड द सेक्शन रजिस्टर्ड इन अदर केसेस, ठीक है। अगर आपकी अपनी फाइल है तो सेक्शंस के जो मूवमेंट फाइल मूवमेंट रजिस्टर में उसकी एंट्री करोगे, अदर फाइल्स हैं तो फिर जो है सेक्शन रजिस्टर में उसकी एंट्री की जाएगी, कहीं और से आया हुआ है तो आपके पास। इन रिस्पेक्ट ऑफ सेक्शंस ओन फाइल, ठीक है, अगर ओन फाइल है तो क्या करेगा? प्रिपेयर चालान इन डुप्लीकेट, ठीक है, आपकी अपनी फाइल है तो फिर चालान करोगे डुप्लीकेट में, एंड प्लेस वन कॉपी ऑन द फाइल एंड मेक ओवर द अदर टू द डीलिंग ऑफिसर कंसर्न, ठीक है, दूसरे दो में से एक को तो फाइल के ऊपर अटैच कर दोगे और चालान की दूसरी कॉपी को जो है डीलिंग ऑफिसर को दे दोगे। जो फाइल के ऊपर अटैच किया वो इस बात को सिग्निफाई करती है कि इसका चालान कटा हुआ है, और डीलिंग ऑफिसर उसको अपने पास रिकॉर्ड रखता है कि फ्यूचर में मिसप्लेस होगी तो दिखा सकता है कि हमने इसको चालान कटा के भेजा था और हमारे पास कॉपी भी है इसकी, इसलिए डुप्लीकेट कॉपी होती है चालान की। एंटर द फाइल इन द मैसेंजर बुक, उसके बाद मैसेंजर बुक जो होती है आप फाइल को भेज रहे हो उसमें मैसेंजर देकर आता है, उसमें एंट्री होती है सेंड इट टू द सेंट्रल इशू सेक्शन फॉर डिस्पैच, और मैसेंजर फाइल में एंट्री करने के बाद इसको सेंट्रल इशू सेक्शन के पास भेज देते हैं डिस्पैच करने के लिए, जो कि इसको आगे डिस्पैच कर देते हैं। अब ये है चालान का स्पेसिमेन, जो चालान की बात की थी लगाते हैं। उसमें पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट का होता है, फाइल नंबर होता है, सब्जेक्ट होता है, कितने पेज नंबर है, कॉरेस्पॉन्डेंस में कितने पेज है लिखा जाता है, कोई फाइल अगर लिंक है तो उसका नंबर लिखा जाता है, किस मिनिस्ट्री को भेज रहे हो उसका नाम आता है, फिर आईडी नोट का नंबर और डेट आती है, और डिस्पैचर का सिग्नेचर आता है। क्वेश्चन नंबर 16 In e-file, the issue can be made electronically through emails and an office copy of the issue gets automatically attached to the file along with any enclosure sent। यानी कि अगर ई-फाइल में हम कोई इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल्स को भेजते हैं तो जो उसकी ऑफिस कॉपी होती है वो ऑटोमेटिकली फाइल के साथ अटैच हो जाती है। जब फाइल के थ्रू हमको ड्राफ्ट को इशू करते हैं तो फाइल के साथ ऑफिस कॉपी अटैच हो जाती है। ए ट्रू बी फॉल्स, एंड द राइट आंसर इज ए ट्रू। हाँ बिल्कुल हो जाती है, एक बार देख लेते हैं। इन ई फाइल द इशू कैन बी मेड इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू ईमेल्स एंड एन ऑफिस कॉपी ऑफ द इशू गेट्स ऑटोमेटिकली अटैच टू द फाइल अलॉन्ग विद द इनक्लोजर सेंट। ई ऑफिस में प्रोविजन होता है कि जिस फाइल से आप फाइल को प्रोडक्ट कर रहे हो और उससे ड्राफ्ट इशू करते हो तो उसकी एक ऑफिस कॉपी अपने फाइल के साथ अटैच हो जाती है। इन ई फाइल fairing of approved drafts is not required as it automatically done by the system at every level of correction editing contributions। और ई फाइल में जो डीलिंग ऑफिसर जो है फिजिकल फाइल में करेक्शंस करता है फेयर, वो उसकी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ई ऑफिस में क्या होता है कि जो ऑफिसर होता है वो उसमें करेक्शन ओरिजिनल ड्राफ्ट में खुद ही कर सकता है, और जब भी ओरिजिनल ड्राफ्ट में करेक्शन करेगा तो पुराना वाला ड्राफ्ट था वो सेव हो जाएगा प्रीवियस ड्राफ्ट के तौर पे, और करेक्शन वाला जो है वो अपग्रेड हो जाएगा। तो डीलिंग ऑफिसर कुछ नहीं करना होता, उसके बाद डायरेक्ट उसको इशू ही करना होता है। Therefore, at the initial stage itself, the draft is prepared as necessary for issue from amongst the formats available। तो इनिशियल लेवल पर ही फाइल का जो है जो ड्राफ्ट है वो डिसाइड हो जाता है, और वही जो है फाइनली करेक्शन होकर इशू हो जाता है, उसमें फेयर करेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, और जितने भी करेक्टेड ड्राफ्ट्स होते हैं वो कॉरेस्पॉन्डेंस में अपने आप ऐड हो जाते हैं। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 17,
which of the following is correct about the e-file communication, dispatch of communication etc. e-file communication में dispatch of communication के regarding कौन सा statement सही है? 1. In e-file the dispatch is made electronically as well as manually and all data relating to the issue is saved in the system. 2. In electronic dispatch of e-file it can be done directly from one officer to another through the e-file system. 3. In e-file the signatory signs the approved draft with his digital signature. 4. The dispatch of communication can be done through email. Options are A1 and 3 only, B2 and 3 only, C1, 2 and 4 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above. सारे statements सही हैं. एक बार देख लेते हैं. In e-file the dispatch is made electronically as well as manually and all data relating to the issue is saved in the system. e-file में आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिकली ड्राफ्ट को भेज दो या फिर उसका प्रिंट आउट लेके मैनुअली भेज सकते हो, दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं. इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्पैच ऑफ ई फाइल इट कैन बी डन डायरेक्टली फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर थ्रू द ई फाइल सिस्टम. ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्पैच करते हैं तो डायरेक्ट ऑफिसर से ऑफिसर के बीच में जाती है, क्योंकि फिजिकल में क्या करना होता है, आप प्रिंट आउट लेते हो एमटीएस को देते हो, एमटीएस आपका लेकर जाता है तो उसमें चैनल जो है लंबा हो जाता है. लेकिन इलेक्ट्रॉनिक फाइल में जो करते हैं वो डायरेक्ट ऑफिसर से ऑफिसर्स की आईडी में पहुंच जाता है. However, for such a movement to take place, both the officers should be working in the e-office environment. Of course, दोनों के पास e-office की फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए. In e-file, the signatory signs the approved draft with his digital signature e-sign. ठीक है, दो ऑप्शंस होते हैं साइन करने के, या तो डिजिटल सिग्नेचर आप प्रोक्योर करते हो, उसमें आप जो एक पेन ड्राइव टाइप की डिवाइस होती है उसको लगाते हो, उससे सिग्नेचर करते हो. अगर वो नहीं है क्योंकि वो एक अलग तरह का सिस्टम है तो ई-साइन के थ्रू भी हो जाता है. उसमें ई-साइन पर आप क्लिक करते हो, अपना आधार नंबर डालते हो, आधार नंबर के बाद ओटीपी आता है, उसे कर देते हो, वो भी आपके साइन हो जाते हैं. इन ई-फाइल द डिस्पैच ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डन थ्रू ईमेल. ठीक है, ई फाइल में ईमेल के थ्रू तो कर ही सकते हैं, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था. एंड इन रिटर्न इट शुड बी एनकरेज दैट द करस्पॉन्डेंस इज रिसीव थ्रू ईमेल्स. ठीक है, और हम इसको एनकरेज करते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस जो है ईमेल के थ्रू रिसीव हो. क्वेश्चन नंबर 18. इन ई फाइल देयर इज अ प्रोविजन फॉर सेटिंग अप रिमाइंडर्स फॉर द रिप्लाई अवेटेड अगेंस्ट एन इशू एंड ऑल्सो फॉर सेंडिंग ऑफ रिमाइंडर्स अगेंस्ट इट. यानी कि ई फाइल में हमारे पास होता है कि हम रिमाइंडर्स को सेट कर सकते हैं कि आपको हमें पता चल जाएगा कि इसको रिप्लाई नहीं आया है तो इतने दिन बाद रिमाइंडर देना है, और रिमाइंडर सेट भी रिमाइंडर को भेजने का भी प्रोविजन कर सकते हैं. ऑप्शन आर ए ट्रू, बी फॉल्स एंड द राइट आंसर इज ए ट्रू. बिल्कुल सही बात है, ये हो सकता है. ई फाइल में हम क्या करते हैं कि ऑप्शन आता है सेट रिमाइंडर, उस पर आप क्लिक कर दोगे, उसमें डेट फिक्स कर दोगे. सपोज आपने डेट कर दी 15 जून, 15 जून को रिमाइंडर आ जाएगा और आपने उसमें ऑप्शन कर दी सेंड ऑटोमेटिकली, तो उसको ड्राफ्ट भी अपने आप ही चला जाएगा. उसकी एक सेट टेम्पलेट होता है, उसमें जो है वो अपने आप डिटेल्स ले लेगा, आपने कौन सी फाइल भेजी थी, कौन सी डेट की भेजी थी, उसके थ्रू उसको रिमाइंडर भी भेज देता है. क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन रिकॉर्ड मैनेजमेंट. ठीक है, रिकॉर्ड मैनेजमेंट में कौन कौन सी एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं. 1. रिकॉर्ड मैनेजमेंट कवर्स द एक्टिविटीज लाइक रिकॉर्डिंग, रिटेंशन, retrieval and weeding out. 2. Each record creating agency nominates a departmental record officer, जिसे DRO बोलते हैं, in pursuance of provisions of the Public Record Act 1993. 3. DRO must not be below the rank of under secretary. Options are A1 and 2 only, B2 and 3 only, C1 only, D all of the above, and the right answer is A1 and 2 only. यानी DRO must not be below the rank of under secretary is wrong statement. ये सेक्शन ऑफिसर लेवल का बंदा होता है. तो क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 10 रिकॉर्ड मैनेजमेंट पे हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं. एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व इन रिकॉर्ड मैनेजमेंट आर. कौन कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं. रिकॉर्ड मैनेजमेंट का मतलब एक्टिविटीज़ कंसर्निंग मेनली रिकॉर्डिंग. ठीक है, पहले रिकॉर्ड जो होता है हमारा फाइल होती है, रिटेंशन उसको पास रखते हैं, रिट्रीवल अगर हमारी जो है कहीं होती है उसको रिट्रीव करना, और वीडिंग आउट जो हमारी अननेसेसरी की फाइल्स होती हैं उनको वीड आउट यानी उनको डिस्ट्रॉय करना. ईच रिकॉर्ड क्रिएटिंग एजेंसी विल नॉमिनेट इन पर्सन्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट. पब्लिक रिकॉर्ड 1993 है जो कि मेंशन करता है, और एक पब्लिक रिकॉर्ड रूल्स 1997 है कि उसमें कौन कौन से क्या क्या प्रोविजंस हैं, कैसे रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है. अ डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड्स ऑफिसर DRO इज नॉट बिलो द लेवल ऑफ सेक्शन ऑफिसर फॉर ओवरऑल रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर उसके लिए कम से कम सेक्शन ऑफिसर लेवल का बंदा होता है. स्टेजेस ऑफ रिकॉर्ड मैनेजमेंट. अब किस स्टेज में होता है रिकॉर्ड मैनेजमेंट. क्रिएशन ऑफ रिकॉर्ड, सबसे पहले फाइल या कोई भी रिसीट ओपन करते हो. यूज़ ऑफ रिकॉर्ड्स, उसको यूज़ करते हो. उसके बाद रिकॉर्डिंग, उसको मेंशन कर देते हो, रिकॉर्ड में एडजस्ट कर लेते हो लिस्ट बना के. रिकॉर्ड रिटेंशन ऑफ रिकॉर्ड्स, और उसको अपने पास रख लेते हो. फिर ट्रांसफ़र टू DRR, आप उसको DRR में ट्रांसफ़र कर देते हो जहाँ पे वो रखा रहता है. रिव्यू, वीड आउट, और DRR से आपको हर साल, जो हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया था, साल में 4 बार आपके पास वो आएगा और आप उसको मेंशन करोगे, देखोगे कि रिव्यू करने के बाद उसको फर्दर रखना है या फिर वीड आउट कर देना. वीड आउट करना मतलब डिस्ट्रॉय कर देना. फिर अप्रेजल ऑफ रिकॉर्ड्स, जिसको वीड आउट नहीं करोगे उसको अप्रेजल कर दोगे, अप्रेजल करके कहाँ भेज दोगे उसे, ट्रांसफर टू नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया. तो ये होता है रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट की स्टेजेस. क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग. अब स्टेज के रिगार्डिंग कौन सा स्टूडेंट सही है. A.
files should be recorded after action on all the issues considered thereon has been completed as per the record retention schedules. B. Files of a purely ephemeral nature containing papers of little reference may be destroyed after 3 years without being formally recorded. C. Both A and B. D. None of the above and the right answer is A. बी इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। एफेमेरल नेचर की फाइल को 1 साल के बाद डिस्ट्रॉय करते हैं। जिन लोगों ने पहले वीडियो देखे उन लोगों को अच्छे से पता होगा ये चीज़। स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग, फाइल शुड बी रिकॉर्डेड आफ्टर एक्शन ऑन ऑल द इश्यूज कंसीडर्ड देयर ऑन हैज बीन कंप्लीटेड एज पर द रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल। ठीक है, जब सारे जो स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं फाइल को। फाइल्स ऑफ प्योरली एफेमेरल सच एज कैजुअल लीव रिकॉर्ड्स और सर्कुलर ऑफ टेम्परेरी नेचर कंटेनिंग पेपर्स ऑफ लिटिल रेफरेंस और रिसर्च वैल्यू मे बी डिस्ट्रॉयड आफ्टर 1 ईयर विदाउट बीइंग फॉर्मली रिकॉर्डेड, और 1 साल बाद कर देते हैं। और ये सिस्टम आपका कैलेंडर ईयर में चलता है, जनवरी से दिसंबर तक, और दिसंबर तक के जो है नेक्स्ट ईयर की जनवरी में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइल इन ई फाइल। ठीक है, ई फाइल में रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है फाइल की। 1. इन ई फाइल द फैसिलिटी ऑफ रिकॉर्डिंग अ फाइल इज गिवन फॉर द फाइल्स ऑन विच प्रोसेसिंग इज डन इलेक्ट्रॉनिकली। 2. An electronic file on which action is complete is closed and kept in a separate folder. 3. File may be closed by the creator of the file after getting approval of the competent authority. 4. The closed file may be seen only by the officer who has closed. Options are A 1, 2 and 3 only, B 2, 3 and 4 only, C 1, 2 and 4 only, D all of the D 2 and 3 only, and the right answer is D 2 and 3 only. 1 and 4 are wrong statement. एक बार देख लेते हैं। In e-file the facility of recording a file is given for the files on which processing is done फिजिकली, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था। उसमें लिखा था प्रोसेसिंग इज डन इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली फाइल में तो रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाती है। ई फाइल में जिस फाइल को हम फिजिकली डील करते हैं उस फाइल की जो है रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी अवेलेबल हमारे पास होती है। एंड इलेक्ट्रॉनिक फाइल ऑन विच द एक्शन इज कंप्लीट इज क्लोज एंड केप्ट इन अ सेपरेट फोल्डर, जैसे क्लोज फोल्डर बोलते हैं। अब ई ऑफिस में जाओगे तो उसमें इनबॉक्स के नीचे जो है एक ऑप्शन मिलता है जिस पर लिखा होता है क्लोज फाइल। तो जिस फाइल को क्लोज कर दोगे क्लोज होकर वहाँ पे आ जाती है, और उसको आप फ्यूचर में रीओपन भी कर सकते हो। इट इज़ क्लोज बाय द क्रिएटर ऑफ द फाइल आफ्टर गेटिंग अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जब आप क्लोज बटन पर क्लिक करते हो तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास चली जाती है ऑटोमेटिकली। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब उसको देखती है पेंडिंग फॉर क्लोजर, उसको अप्रूव कर देते हैं तो क्लोज हो जाती है। विच मे बी द लेवल ऑफ सेक्शन ऑफिसर और अबव बेस्ड ऑन द रूल्स असाइंड इन द एप्लीकेशन। ठीक है, वो सेक्शन ऑफिसर भी हो सकता है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अंडर सेक्रेटरी, कोई भी हो सकता है। The closed file may be seen by the official who has closed the file and official who has authorized the closure of the file. अब इस फाइल को क्लोज होने के बाद दो लोग ही देख सकते हैं, एक तो जिसने क्लोज की है और एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी थी उसने की है। क्योंकि आपको यूज़र को तो इसलिए देना पड़ेगा जिसने क्लोज की है कि उसे फ्यूचर में रीओपन करना है, तो वो कैसे डिसाइड करेगा मैटर है कि नहीं, तो उसे ओपन करके देखना होगा। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई मैटर डील करना है तो उसको वहाँ से देख सकता है वो। द क्लोज फाइल कैन बी रीओपन रिट्रीव्ड बाय द ऑफिसर हु हैज़ क्लोज द फाइल विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अब जब क्लोज फाइल को अगर रीओपन करना चाहता है जो जिस अथॉरिटी ने क्लोज किया था, जिस डीलिंग ऑफिसर ने किसी ने भी किया था, तो वो फिर से इस पर रीओपन के लिए परमिशन डालेगा। फिर वो जाएगी वापस जाएगी आपके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, उनके ऑप्शन दिखाएगा रीओपन रिक्वेस्ट के लिए, वो उस पर क्लिक कर देंगे रीओपन पे, तो फिर वो वहाँ से रीओपन हो सकती है। डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस आर टू बी रिव्यूड एंड री इशूड बाई ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, हर डिपार्टमेंट अपने इंस्ट्रक्शंस इशू करता है इसके रिगार्डिंग। द ई फाइल शुड ऑल्सो बी केप्ट इन एक्सटर्नल मीडिया एंड द वर्किंग कंडीशन ऑफ द मीडिया शुड बी चेक फ्रिक्वेंटली एटलीस्ट वंस अ वीक। ठीक है, ई फाइल को जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी रखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ई ऑफिस अगर वर्क नहीं कर रही है, सिस्टम क्रैश हो जाता है, या ई फाइल जो है हमारा सिस्टम क्रैश कर जाता है, तो इस सिचुएशन हमारे पास बैकअप रहना चाहिए जहाँ से हम फाइल को डील कर सकें। Question number 22. Each department has to issue departmental instruction to regulate the recording and reviewing of records. A true, B false, हमने पीछे देखा था। And the right answer is A. चलते हैं आगे। Question number 23. Which of the following is correct about the categorization of records? Records के categorization के regarding कौन सा statement सही है? 1. Category A meaning keeping and microfilm. 2. Category B meaning keep but do not microfilm. 3. Category C meaning keep for specified period only. 4. Files may be recorded under any more than one categories. A 1 and 2 only, B 1, 2 and 3 only, C 1, 2 and 4 only, D all of the above, and the right answer is B 1, 2 and 3 only। यानी फाइल्स को जो है एक से ज़्यादा कैटेगरी में रिकॉर्ड नहीं कर सकता है। और कैसे कर लेंगे, ए में करेंगे या बी में करेंगे या सी में करेंगे, दो कैटेगरी में कोई फाइल कैसे क्वालिफाई कर सकती है। कैटेगराइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। कैटेगरी ए
कीप एंड माइक्रोफिल्म, यानी फाइल को रखो और उसकी माइक्रोफिल्म बना के भी रखो। कैटेगरी बी, कीप बट डू नॉट माइक्रोफिल्म, फाइल को रखो बट माइक्रोफिल्म बनाने की जरूरत नहीं है। कैटेगरी सी, कीप फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ओनली, इसमें एक स्पेसिफाइड पीरियड तक रख सकते हैं, मैक्सिमम 10 साल तक। फाइल रिकॉर्ड अंडर एनी वन ऑफ द कैटेगरी, ठीक है, फाइल को किसी भी ऊपर कैटेगरी है उसके अंडर में रिकॉर्ड कर सकते हैं बट नॉट मोर देन वन कैटेगरी एट ए टाइम। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द कैटेगरी ए ऑफ कीपिंग फाइल रिकॉर्ड, ठीक है, कैटेगरी ए के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स द फाइल विच क्वालिफाई फॉर परमानेंट प्रिजर्वेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। 2, फाइल्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस कम्स अंडर दिस कैटेगरी। 3, मटीरियल्स लाइकली टू बी रिक्वायर्ड फॉर रेफरेंस बाय एनी वन पार्टी एट अ टाइम। ऑप्शंस आर A 1 and 3 only, B 1 and 2 only, C 1 only, D all of the above, and the right answer is B 1 and 2 only, यानी कि स्टेटमेंट थर्ड, मटेरियल लाइकली टू बी रिक्वायर्ड फॉर रेफरेंस बाय एनी वन पार्टी एट अ टाइम, इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। इसको मल्टी पार्टी भी एक साथ रिक्वायर कर सकती है क्योंकि इसकी हम माइक्रोफिल्म बना के रख सकते हैं, और माइक्रोफिल्म बना के रखते हैं तो क्या करते हैं, जो जिस पार्टी को चाहिए होता है उसको हम माइक्रोफिल्म दे देते हैं, ओरिजिनल रिकॉर्ड को नहीं हैंड ओवर करते, तो एक बार में एक से ज़्यादा पार्टी को भी हम दे सकते हैं। एक बार देख लेते हैं कैटेगरी ए, meaning keep and microfilm. This categorization will be updated for files which qualify for permanent preservation for administrative purpose and which have to be microfilm because they contain, ठीक है, यानी कि फाइल जो है परमानेंट प्रिजर्वेशन के लिए होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, और उसमें क्या क्या होता है, डॉक्यूमेंट सो प्रीशियस दैट इट्स ओरिजिनल मस्ट बी प्रिजर्व, ठीक है, डॉक्यूमेंट इतना प्रीशियस है कि उसको ओरिजिनल मस्ट प्रिजर्व रखना है और इंटैक्ट रखना है, एंड एक्सेस टू इट इज इन द ओरिजिनल फॉर्म मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द बेरेस्ट मिनिमम टू अवॉइड डैमेज और लॉस, क्योंकि फाइल को बार बार हर कोई हाथ लगाएगा तो ख़राब हो जाएगी, इसलिए मिनिमम तक रिस्ट्रिक्ट रखना है, इसलिए इसकी माइक्रोफिल्म बनाते हैं। मटेरियल लाइकली टू बी रिक्वायर्ड फॉर फ्रिक्वेंट रेफरेंस बाय डिफरेंट पार्टी साइमल्टेनियसली फ्रिक्वेंटली, ठीक है, बहुत पार्टी रख सकती हैं साइमल्टेनियसली एक साथ भी। और फाइल्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है, अगर आप नेशनल आर्काइव में जाके देखते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी फाइल्स मिल जाएंगी जिनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, जैसे कि भगत सिंह को फांसी लगने वाली, इंडिया पोस्ट की शुरुआत हुई थी 1853 में, उसकी जो है इंडिया में रेलवे लाइन बिछाई गई थी उसकी फ़ाइल, आप ये सारी हिस्टोरिकल फाइल्स को देख सकते हो, सब कैटेगरी एक ही फाइल है, इनकी आपको माइक्रोफिल्म दिखा दी जाएगी, तो ये जो है उसके यूज़ के लिए होती हैं और माइक्रोफिल्म में रखी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द रिकॉर्ड्स ऑफ वैल्यू फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रिकॉर्ड होता है, इसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1, पेपर्स कंटेनिंग एविडेंस ऑफ राइट्स और ऑब्लिगेशंस ऑफ और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, एग्जाम्पल टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी। 2, papers relating to major policy decisions, rules, regulation, etc. 3, papers regarding constitution, functions and working of important committees. 4, papers relating to important litigation in which the administration was involved. Options are A 1 and 3 only, B 1 and 2 only, C 1 and 4 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above. सारे स्टेटमेंट सही हैं। एक बार देख लेते हैं रिकॉर्ड ऑफ वैल्यू ऑफ फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए कौन कौन से रिकॉर्ड आपके काम के होते हैं, जैसे पेपर कंटेनिंग एविडेंस ऑफ राइट्स ऑफ ऑब्लिगेशन और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें कोई भी पुराना डिस्प्यूट हो जिसमें राइट और ऑब्लिगेशन गवर्नमेंट के डिफाइन हो रहे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन के काम के होते हैं क्योंकि फ्यूचर में उनको एज ए प्रेसिडेंस यूज़ कर सकते हैं। पेपर्स रिलेटिंग टू मेजर पॉलिसी डिसीजन इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू द प्रिपरेशन ऑफ लेजिस्लेशन, ठीक है, पॉलिसी डिसीजंस के पेपर्स भी होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन के काम के होते हैं। पेपर्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शंस एंड वर्किंग ऑफ इंपॉर्टेंट कमिटीज़, कोई भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है उसके रिलेटिंग सारे पेपर्स जो होते हैं, वर्किंग ग्रुप्स जो भी होते हैं। पेपर्स इज प्रोवाइडिंग लास्टिंग प्रेसिडेंट फॉर इंपॉर्टेंट प्रोसीजर, ठीक है, किसी प्रोसीजर के बारे में प्रेसिडेंट प्रोवाइड कराती हैं, एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव मेमोरेंडा, हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स एंड समरीज, लीगल ओपिनियंस, ये सारे पेपर्स जो होते हैं काम के होते हैं। पेपर्स कंसर्निंग रूल्स, रेगुलेशन, डिपार्टमेंटल गाइड्स एंड इंस्ट्रक्शन, जितने भी डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस, रूल्स, रेगुलेशन होते हैं वो सारे एडमिन के काम के होते हैं। पेपर्स रिलेटिंग टू सैलिएंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाफिंग ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, डिपार्टमेंट के फीचर और स्टाफिंग के रिलेटेड पेपर्स। पेपर्स रिलेटिंग टू इंपॉर्टेंट लिटिगेशन और कॉजेज सेलेब्रेस इन विच द एडमिनिस्ट्रेशन वाज इन्वॉल्व, ऐसे कोई पेपर जिसमें कि लिटिगेशन हुआ था और एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व था, ये सारे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के पेपर होते हैं, या आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी हमने एक बार देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। अब रिकॉर्ड जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होते हैं उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1, पेपर्स रिलेटिंग टू द ओरिजिन ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, हाउ इट वाज ऑर्गेनाइज्ड। 2,
data about what the department agency accomplished. 3 papers relating to a change of policy. Options are A1 and 3 only, B1 and 2 only, C1 only, D all of the above, and the right answer is D all of the above. सारे स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पर भी. रिकॉर्ड्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस कौन सा, तो पेपर रिलेटिंग टू ओरिजिन ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट कब फॉर्म हुआ था उससे रिलेटेड पेपर, हाउ इट वाज ऑर्गेनाइज, कैसे किया गया था, फंक्शंस के बारे में भी. डेटा अबाउट व्हाट द डिपार्टमेंट एजेंसी अकम्प्लिश, ठीक है, क्या क्या इसके अचीवमेंट रहे हैं, सबका जो होता है वो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का होता है. पेपर्स रिलेटिंग टू चेंज ऑफ पॉलिसी, को पॉलिसी चेंज हुई है. दिस इज नॉट ऑलवेज ईजी टू रिकॉग्नाइज बट वॉच शुड बी केप्ट फॉर समरी फॉर अ मिनिस्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ अ डिपार्टमेंट और इंटर डिपार्टमेंट कमेटी. इन सब पर्पज़ के लिए जो है हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के होते हैं कि ये जो है डिपार्टमेंट के क्या पर्पज़ है, क्या फंक्शन है, जिससे कि हम उसके पर्पज़ को फ्यूचर में भी डिफाइन कर सकें. क्वेश्चन नंबर 27. कैटेगरी बी कैटेगरी में cover files required for permanent preservation for administrative purpose but need not be microfilmed. Options are A true, B false and the right answer is A true. बिल्कुल ठीक है, इनको माइक्रोफिल्म नहीं किया जा सकता. हमने पहले ही देख लिया था कि ए कैटेगरी और बी कैटेगरी दोनों को 25 साल तक प्रिजर्व किया जाता है. 25 साल के उससे ऊपर का जिनका टाइम होता है उनको किया जाता है, लेकिन जो ए होती है उसको हम माइक्रोफिल्म करते हैं, बी को माइक्रोफिल्म नहीं करते हैं. Category B. This category will cover files required for permanent preservation for administrative purposes, therefore need not be microfilmed. Question number 28. Which of the following is correct about the category C of keeping file records? ठीक है, कैटेगरी सी के रिगार्डिंग कौन सा सिस्टम स्टेटमेंट सही है. A. This category may include the files of secondary importance having reference value for a limited period not exceeding 10 years. B. In exceptional cases, if the record is required to be retained beyond 10 years, it will be upgraded to B category. C. Both A and B. D. None of the above and the right answer is C. Both A and B. बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट सही हैं. कि जो सी कैटेगरी की फाइल होती है उसको मैक्सिमम 10 साल तक के लिए हम रिटेन कर सकते हैं. अगर उससे ऊपर हमें रखना है तो उसको अपग्रेड करके बी कैटेगरी में शिफ्ट करना पड़ेगा और बी कैटेगरी में फिर उसको हम फर्दर पीरियड के लिए जो है रिटेन कर सकते हैं. चलते हैं आगे. क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. 1. इन ई फाइल may be recorded in 3 categories A, B and C, same as offline recording of file. 2. In e-file may be recorded in 2 categories A and C. 3. Both A and B. D. None of the above and the right answer is B. File may be recorded in 2 category A and C. यहाँ पर B कैटेगरी नाम की कोई चीज़ होती नहीं है. कैटेगरीज ऑफ रिकॉर्ड्स इन ई फाइल में रिकॉर्ड की 2 कैटेगरीज होती हैं. कैटेगरी ए, ई फाइल्स विच क्वालिफाई फॉर परमानेंट प्रिजर्वेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस और हिस्टोरिकल रीजन्स. ठीक है, अब ये तो है ए कैटेगरी. अब सवाल ये पैदा होता है कि कैटेगरी बी होती क्यों नहीं है हमारी ई फाइल में, क्योंकि ए और बी में डिफरेंस क्या होता है. माइक्रोफिल्म का डिफरेंस होता है कि हमारे पास एक कॉपी रहती है, उसको हम ए बोल देते हैं, अदरवाइज वो बी होती है. लेकिन ई फाइल में जब हम फाइल को करते हैं तो उसका तो हमारे पास सबकी कॉपी रहती है, सबकी कॉपी अवेलेबल रहती है, तो हर फाइल ए कैटेगरी में क्वालिफाई हो जाती है. बी कैटेगरी की नौबत ही नहीं आती है. ए कैटेगरी तो सुपीरियर कैटेगरी है ना बी की. बी कैटेगरी में से जिस फाइल की माइक्रोफिल्म बन जाती है उसको हम ए कैटेगरी बोल देते हैं. लेकिन ई ऑफिस में तो हर फाइल की कॉपी बन जाती है, हर फाइल माइक्रोफिल्म है आपकी, तो बी कैटेगरी की ज़रूरत ही नहीं है. दूसरी कैटेगरी है सी कैटेगरी. ई फाइल विच आर ऑफ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस हैविंग रेफरेंस वैल्यू फॉर अ लिमिटेड पीरियड नॉट एक्सीडिंग 10 years. In exceptional cases, if the record is required to be retained beyond 10 years, it will be upgraded to A category. और जैसे हम फिजिकल फाइल में करते हैं, अगर सी कैटेगरी को हमें 10 ईयर्स से ज़्यादा के लिए रिटेन करना है तो हम उसे बी कैटेगरी में अपग्रेड करते हैं. लेकिन यहाँ पे बी कैटेगरी नहीं है तो हम सी कैटेगरी की फाइल को अगर अपग्रेड करना है तो डायरेक्ट ए कैटेगरी की फाइल में अपग्रेड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 30. द सेक्शन ऑफिसर इज टू स्क्रूटिनाइज द सेक्शन डिस्पैच रजिस्टर वंस अ मंथ. ऑप्शन आर ए ट्रू, बी फॉल्स. ये क्वेश्चन में कई बार डिस्कस कर लिया है. बी फॉल्स, ये 1 से ना वीक होता है, हम देख चुके हैं. द सेक्शन ऑफिसर इज टू स्क्रूटनाइज द सेक्शन डिस्पैच रजिस्टर वंस अ वीक टू सी द दैट इट इज इम्पोर्टेंट बीइंग प्रॉपरली मेंटेन्ड एंड अपेंड हिज डेट्स इनिशियल इन टोकन ऑफ स्क्रूटनी. अब इसका फॉर्मेट भी देख लेते हैं एक बार. सीरियल नंबर होता है, उसके बाद नंबर ऑफ इश्यूज़, कितने इश्यूज़ आए, एड्रेसी कौन कौन एड्रेसी था, कितने आपने हिंदी में किए डील, कितने इंग्लिश में, कितने बाइलिंगुअल किए और क्या मैटर था, रिमार्क्स थी, वो लिखी जाएगी. तो ये होता है हमारा सेक्शन डिस्पैच रजिस्टर का फॉर्मेट. क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस. ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है. 1. वाइल आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन कमेंट्स एटसेट्रा फ्रॉम द एड्रेसी स्पेसिफाई द डेट by which they are required. 2. All drafts put up on a file should bear the file number. 3. When more than one communications are to be issued from the same file, all the drafts are issued with the same serial number. Options are A1 and 2 only, B1 and 3 only, C2 and 3 only, D all of the above, and the right answer is A1 and 2 only.
3 स्टेटमेंट गलत है, जबकि मल्टीपल ड्राफ्ट को इशू करते हैं तो सबका सीरियल नंबर अलग होता है। While asking for information, comments etc. from the addressee, specify the date by which they are required। ठीक है, उसमें आप ये मत लिखो कोई इन्फॉर्मेशन कमेंट्स ले रहे हो कि आप हमें प्रोवाइड करा दीजिए, आप उसमें डेट भी मेंशन कर दीजिए कि भाई सो एंड सो डेट तक प्रोवाइड करा दीजिए। एग्जाम्पल, इंस्टीड ऑफ स्टेटिंग मे बी सेंट इमीडिएटली, स्टेट मे बी सेंट बाई 28/2/2019। अब उसमें डेट स्पेसिफाई कर दो। When two or more communication to be issued from the same file to the same addressee on the same date, a separate serial number may be inserted before the numeral identifying the year to avoid confusion in reference। ठीक है, ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था। रेफरेंसिंग के कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे, उनको ड्राफ्ट का सीरियल नंबर अलग कर देंगे। एग्जाम्पल, A11011/5 ब्रैकेट 1 2000119 एस्टेब्लिशमेंट A11011/5 और ब्रैकेट में 2, यानी 1 और 2 दो अलग अलग हो गई हैं। ऑल ड्राफ्ट पुट अप ऑन अ फाइल शुड बेयर द फाइल नंबर। और सारे ड्राफ्ट में फाइल नंबर होता ही होता है, सबसे ऊपर होता है, हमने देख ही लिया था। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स कंटेनिंग ID नोट्स कैन बी सेंड डायरेक्टली फ्रॉम वन ऑफिसर टू अनदर यूजिंग ई ऑफिस। ए ट्रू, बी फॉल्स, एंड द राइट आंसर इज ए ट्रू। इसमें भी क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स जो होती हैं वो डायरेक्ट ऑफिसर टू ऑफिसर डील करती हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो। 32 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और चैप्टर 10 को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में भी। चैप्टर 9 तक आपका कंप्लीट हो चुका है MOP का। थैंक्स फॉर पेशेंस लिसनिंग, और आप लोग अच्छे से देखो और अपने एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।